सारथी। नॉर्थ ईस्ट के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी असम में 18,000 करोड़ की प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन, अरुणाचल में सेला सुरंग का करेंगे उद्घाटन। आज काशी में सबसे बड़ा रोड शो करेंगे पीएम मोदी। 28 किलोमीटर तक होगी पुष्प वर्षा। भाजपा ने स्वागत के लिए बनाए 16 पॉइंट। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, इसमें 39 नाम, 4 महिलाएं। केरल से सबसे ज्यादा 16 है कैंडिडेट। राहुल वायनाड से लड़ेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव संबंधी गृह मंत्रालय और निर्वाचन आयोग की बैठक में हुई चर्चा। गोरखपुर में एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी की नींव रखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तालकदला में 10 एकड़ जमीन पर बनेगी एकेडमी। 47 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सीएम योगी आदित्यनाथ चंदौली को देंगे बड़ी सौगात। 750 करोड़ की परियोजनाओं को जनता को करेंगे समर्पित। सुरक्षा के लिए 800 पुलिसकर्मी तैनात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे काशी में नमो नमो। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में 38 स्थानों पर पीएम मोदी का स्वागत होता नजर आएगा। तो गुलाब की पंखुड़ियों से बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो स्वागत करते नजर आएंगे। और एयरपोर्ट से 9 मार्च की रात विश्वनाथ धाम भी जाएंगे पीएम मोदी। तो आज देखा जाएगा कि रात विश्वनाथ धाम में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा काशी विश्वनाथ से पीएम आशीर्वाद भी लेते नजर आएंगे और बरेका गेस्ट हाउस में भी पीएम रात्रि विश्राम करेंगे। और सुबह 10 मार्च यानी कि कल वाराणसी से आजमगढ़ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहने वाला है। तो फिलहाल ये खबर बता रहे हैं वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर है पीएम मोदी और आज रात्रि को रुकेंगे और कल आजमगढ़ के लिए भी प्रस्थान करेंगे। तो गुलाब की पंखुड़ियों से बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी का स्वागत सत्कार करते नजर आएंगे। एयरपोर्ट से 9 मार्च यानी कि आज विश्वनाथ धाम भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एयरपोर्ट से 9 मार्च की रात विश्वनाथ धाम भी जाएंगे और काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद भी लेते दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बरेका गेस्ट हाउस में पीएम रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद कल यानी कि 10 मार्च को वाराणसी से सीधा आजमगढ़ की ओर प्रस्थान भी करते नजर आएंगे। तो 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में और बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से इसे बेहद अहम माना जा रहा है। गुलाब की पंखुड़ियां यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कि फूल मालाओं के साथ स्वागत सत्कार किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एयरपोर्ट से 9 मार्च की रात को देखा जाएगा कि काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन अर्चन करते दिखाई देंगे और कल 10 मार्च को वाराणसी से आजमगढ़ के लिए भी प्रस्थान करते नजर आएंगे। आजमगढ़ जाएंगे और वहां पर भी जनता से सीधा रुख करेंगे, बातचीत करेंगे, वहां का रुझान भी जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल आपको ये खबर बता रहे हैं। संदीप मिश्रा इसी खबर पर हमारे साथ है। तो जानकारी आपको दे रहे हैं एयरपोर्ट से 9 मार्च की रात आज यानी कि विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। कल वाराणसी से सीधा आजमगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। वहां से भी देखेंगे, जनता का रुख जानेंगे, रुझान जानेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी सीधा संवाद करते नजर आएंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करेंगे सबकी पसंद सीएम योगी। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की एक बार फिर से
मांग बढ़ी है। तो यूपी के अलावा दूसरे राज्य भी सीएम योगी के रोड शो की मांग करते हैं और यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी हैं लोकप्रिय। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता को देखा जा सकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ही गुजरात में भी अब जनसभा करने की मांग है और जनसभा करते नजर आएंगे। तमिलनाडु, हिमाचल में भी चुनावी जनसभा के पहले चरण के प्रत्याशी घोषित होने के बाद रैली और रोड शो भी करने की मांग है। चुनावी रैली जनसभा का प्रस्तावित कैलेंडर बीजेपी अब तैयार कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सीएम योगी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जनता का भी यही मानना है कि योगी आदित्यनाथ वहां पर आए, रैली करे, जन समूह करे, जनता के साथ संवाद करे, संबोधित करते नजर आए और तमाम तरह के जो कार्यक्रम है वो करते उनके राज्य में भी नजर आए, जिससे कि वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मिल सके, उनसे बातचीत करे। संदीप मिश्रा इसी खबर पर है। संदीप, पूरी जानकारी जो है ना, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर लोकप्रियता की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं तो लगातार बढ़ती चली जा रही है। हम पिछले विधानसभा चुनाव में देखा है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में जाकर उन्होंने दौरा किया है। अब अगर हम लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में अन्य राज्यों से अपील की जा रही है कि उनकी जनसभा जो है हमारे राज्य में हो, जिससे कि हमारा वोट बैंक मजबूत हो सके। माना जा रहा है कि जिस तरीके से एक समय नरेंद्र मोदी का जो लोकप्रियता थी वो लगातार चली जा रही थी और शायद 2014 के चुनाव में देखने को भी मिला था कि जिस तरीके से एक तरफा जो वोट बैंक खींचा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो निश्चित तौर पे उस वहां पर पूरा सहयोग जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता था। लेकिन अब अगर बात करते हैं तो एक समय फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। चाहे फिर उत्तराखंड हो या फिर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें या कर्नाटक की बात कर लें, तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इनकी जनसभाएं जो है होनी सुनिश्चित हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहले चरण की अगर हम बात करते हैं, प्रत्याशियों का नाम की घोषणा कर दी गई है, इसके बाद से लगातार जो है अब दौरों का भी दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो निश्चित तौर पर ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती चली जा रही। हर राज्य के मुख्यमंत्री या वहां के जो पदाधिकारी हैं वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2-3 जनसभाएं हमारे राज्य में हो, जिससे कि जो राज्य वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है वो कायम हो सके। क्योंकि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों की अगर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरंतर प्रयास किया है और लगातार जो है उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ न कुछ नई सौगात जो है देते आए हैं। चाहे फिर वो कानून व्यवस्था पर क्यों ना हो या फिर बेरोजगारी, तमाम जैसे मुद्दे हैं। क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट जो है उत्तर प्रदेश में हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश को पहुंचे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो लोकप्रियता है कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। शायद यही वजह है कि आज हर राज्य जो है ये अपील करता है, मांग करता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा उनके राज्यों में हो। जी बिल्कुल संदीप, और देखा भी गया था बीते विधानसभा चुनाव को लेकर के भी अगर उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाए तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जिस तरह से बात रखी, उपलब्धियों के बारे में बताया योगी आदित्यनाथ ने, चाहे वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हो या राज्य सरकार की उपलब्धियां हो, तमाम तरह की बातें सीएम योगी की ओर से कही गई थी और उसका जो नतीजा है, परिणाम है, वो भी देखने को मिला। बेहद सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला जहां पर बीजेपी ने अपनी सत्ता काबिज की। तो यही कारण भी माना जा सकता है कि जो जनता से सीधा रुझान है सीएम योगी आदित्यनाथ का बढ़ता जा रहा है और जो प्रस्तुतिकरण का तरीका है वो बेहद लोकप्रिय माना जा सकता है। संदीप,
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में देखे हैं और वो दौर देखे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन जनसभाओं को संबोधित किया, वहां के विधायकी को सीट जो है निकलती नजर आई। लोगों के अंदर उत्साह है उनकी बातों का सुनने का, लोग उनको सुनना चाहते हैं, प्रेरित होना चाहते हैं उनकी बातों से, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसा बोलते हैं कि जिससे उन लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो शायद सबसे बड़ी वजह यही है। हम अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में बहुत सी जनसभाएं जो है उन्होंने संबोधित किया है, यानी कि बहुत सी सीटें थी जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी का दबदबा नहीं हुआ करता था। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पहुंचते हैं तो लोगों की भीड़ जो है, तादाद जो है वो खुद से बढ़ने लगती है, लोग वहां पहुंचने लगते हैं, सुनने के लिए प्रेरित होते हैं। इसी तरह हम राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के दौर की अगर हम बात करते हैं, जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं वहां पर भी लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कंटिन्यूस दौरा लगा रहा है। और दौरे के माध्यम से अगर बात करें तो उनकी जो लोग श्रोता हैं वो सुनने के लिए बहुत ज्यादा लोग आते थे। तो कहीं ना कहीं ये लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कि हर राज्य अब लोकसभा चुनाव में भी मांग करने लगा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा यहाँ पे संबोधित की जाए और यहाँ पर आकर के वो इस जनसभाओं को संबोधित करें, जिससे कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो लक्ष्य है 400 के पार जाने का, वो लक्ष्य में पूरा कर सके। तो ऐसे में महत्वपूर्ण होगा कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अन्य जनपद जाएंगे और वहां पर जाने के बाद से वहां पर अपनी भाषण को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, 400 के पार जो कि रखा गया है, एक टारगेट, एक लक्ष्य बीजेपी की ओर से, उसको भी पाना है। पूरी जानकारी देने के लिए संदीप आपका शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। खबर इस वक्त की बता रहे हैं, यूपी के अलावा दूसरे राज्य भी सीएम योगी के कार्यों से भी बेहद प्रभावित नजर आ रहे हैं। और सीधा चलते हैं गोरखपुर, जहां पर एनसीसी कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी का शिलान्यास कार्यक्रम है और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ में सांसद रवि किशन भी नजर आ रहे हैं। कई सारे दिग्गज मंच साझा करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। सौगातों की जो बौछार है लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जा रही है। फिर चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले या एक जिले गोरखपुर की भी बात कर ले, तमाम तरह की योजनाएं और परियोजनाओं का शिलान्यास भी करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखा जा रहा है कि मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है और प्रदेश में एनसीसी प्रशिक्षण को और कारगर बनाने के लिए यूपी एनसीसी निदेशालय। और बात करेंगे मिशन 80 की तैयारी और जनसभा की बारी है। लखनऊ से आपको ये खबर बता दे रहे हैं, यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी की जो तैयारियां हैं बेहद तेज हो गई हैं। पूरब से पश्चिम तक जनसभाओं के जरिए माहौल बनाने की जो कोशिश है वो भी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ कई जनसभाएं भी करेंगे। समय कम है और समय को देखते हुए समय के अंतर्गत ही सभी जनसभाएं की जा रही हैं। जनता तक सीधा रुख किया जा रहा है, उपलब्धियों को बताया जा रहा है। फिर चाहे राज्य सरकार की उपलब्धियां हो, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हो, तमाम तरह की जो उपलब्धियां हैं वो बताई जा रही हैं। सीएम योगी हर लोकसभा क्षेत्र में एक रैली भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जनसभा करते नजर आएंगे। बात कर लें नितिन गडकरी की, तो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी और अनुराग ठाकुर भी जनसभा करते नजर आएंगे। तो पूरी तरह से अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, कहीं पर ऐसी चूक ना रह जाए, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। और हर एक क्षेत्र में स्वयं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। पूरे सक्रिय मोड पर हैं सीएम योगी। और अब चूंकि देखा जा रहा है जनसभा के माध्यम से सीधा रुझान जानेंगे जनता का कि आखिर जनता का रुझान क्या है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और चुनाव में
इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। अहम भूमिका होने के नाते सीधा जो रुख है वो करते नजर आएंगे और किसी तरह के गिले शिकवे अगर जनता के बीच है उसे भी दूर करते नजर आएंगे सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ ये तमाम तरह की तैयारियां चाहे पूरब हो या पश्चिम, हर दिशाओं में भी देखा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करते नजर आएंगे। और संदीप मिश्रा इसी खबर पर है। संदीप, पूरी तरह से एक्टिव मोड में है बीजेपी और अब ये बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है विपक्षी दलों के लिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव की हम अगर बात करते हैं तो आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। तो यानी कि माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है इनकी तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी करने में लगी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन 80 जिस तरीके से निर्धारित किया गया है उसको लेकर के लगातार तैयारियाँ की जा रही है। जनसभाओं का रूट मैप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। कहाँ पर कौन कौन से मंत्रियों को जनसभा करनी है, कौन कौन से केंद्रीय मंत्री को जनसभाएं करनी है और कहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करते हुए नजर आएंगे, कहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर होते नजर आएंगे। इसके साथ साथ अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री वो कहां पर नजर आएंगे। तो तमाम जो शेड्यूल है वो भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के मिशन 80 की तैयारियों को तेज कर दिया है और इसके साथ ही साथ में अब लगातार जो है उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लेकर के जो पूरी ताकत है उत्तर प्रदेश में वो झोंकने को तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, महत्वपूर्ण सीटें 80 सीटें और जो रास्ता जो है पूरा दिल्ली तक जाता है। तो बिल्कुल संदीप, लोकसभा चुनाव का रास्ता सीधा उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मंत्रालय भवन की चौथी तो बता रहे हैं आपको चुनाव का दौर चल रहा है, चुनावी मोड पे नजर आ रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रदेश में मध्य प्रदेश के भोपाल में वल्लभ भवन में भीषण आग लगी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एमपी सरकार की सबसे अहम इमारत में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मंत्रालय भवन की चौथी मंजिल में भीषण आग लगी है। सारा सामान जलकर राख हो चुका है और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने का कार्य फिलहाल जारी है। फायर ब्रिगेड की टीमों को देखा जा सकता है। इस वक्त की आपको एक खबर भोपाल से बता रहे हैं, वल्लभ भवन में भीषण आग लग गई है और आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो चुका है। इमारत में धू धू करके ये धुआं उड़ता नजर आ रहा है। पूरी बिल्डिंग में मंत्रालय भवन की चौथी मंजिल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का काम कर रही है। तमाम टीमें पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की जो कोशिश है वो भी देखी जा सकती है। आग का गुबार और धुएं का गुबार आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। एमपी सरकार की सबसे अहम इमारत बताई जा रही है। सबसे अहम इमारत की चौथी मंजिल में भीषण आग लगी है। दमकल की टीमें मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें जहां पर धुएं का गुबार, भीषण आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा सकता है। आग कैसे लगी अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल से बता रहे हैं। सरकारी भवन के चौथी मंजिल में ये भीषण आग लगी है और आग की सूचना जैसे ही दमकल की टीम को मिलती है, दमकल की जो टीम है, फायर ब्रिगेड की जो टीम है, मौके पर पहुंच जाती है। वल्लभ भवन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आग लगी है। आग बुझाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ धुएं का गुबार उड़ता नजर आ रहा है और इस गुबार से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक लगी होगी। फिलहाल ये अंदर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सारा सामान जलकर खाक हो चुका है और इसके साथ ही साथ तमाम तरह की जो दस्तावेज थे वो भी जले हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। भोपाल के वल्लभ भवन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आग लगी है। तो ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश से, भोपाल के वल्लभ भवन से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आग लगी है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि जैसे ही सूचना मिलती है
फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने का कार्य जारी है। कैसे लगी है अभी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है और आग की लपटें उठती हुई, धुएं का गुबार उठता हुआ, साथ ही साथ ये तस्वीरें भोपाल से दिखा रहे हैं, वल्लभ भवन की ये तस्वीरें। और पूरी कोशिश की जा रही है दमकल की टीम की ओर से और बात करते हैं सपा बीजेपी की तैयारी, यानी कि एमएलसी चुनाव की बारी है और एमएलसी चुनाव को लेकर के भाजपा और सपा की तैयारी देखी जा सकती है। पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, तैयारियों में जुट गई है दोनों ही पार्टियां। सपा एमएलसी चुनाव में नहीं उतारेगी अतिरिक्त प्रत्याशी। बीजेपी के पास 10 एमएलसी जुटाने के लिए पर्याप्त बहुमत है और एक एमएलसी सीट के लिए 29 विधायकों के मत की भी जरूरत होती है। तो एक एमएलसी को जिताने के लिए 29 विधायकों की मत की जरूरत होती है और कांग्रेस को मिलाकर के सपा के पास 110 मत बताए जा रहे हैं। तो विधायकों का मत 110 है। सपा को 3 एमएलसी सदस्य जीतने के लिए 87 मतों की जरूरत। सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए के पास 286 विधायक हैं। 11 मार्च तक एमएलसी नामांकन की अंतिम तिथि है और 13 से अधिक प्रत्याशी होने पर 21 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। तो 11 मार्च तक एमएलसी नामांकन की अंतिम तिथि है और पूरी तरह से एक्टिव मोड में है दोनों ही पार्टियां। 13 से अधिक प्रत्याशी होने पर 21 मार्च को एमएलसी का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर के भाजपा सपा पूरी तरह से जुट चुकी है। सपा एमएलसी चुनाव में अतिरिक्त प्रत्याशी फिलहाल नहीं उतारने वाली है। बीजेपी के पास 10 एमएलसी जिताने के लिए पर्याप्त बहुमत है फिलहाल और इसके साथ ही एक एमएलसी सीट के लिए 87, ये बताया जा रहा है कि एक एमएलसी को सीट के लिए जिताने के लिए 29 विधायकों के मत की जरूरत होती है और कांग्रेस को मिलाकर के सपा के पास 110 विधायक मत हैं। तो सपा को 3 एमएलसी सदस्य जीतने के लिए 87 मतों की जरूरत होगी, यानी एक एमएलसी को जिताना है तो एक एमएलसी के जिताने के लिए 29 विधायकों के मतों की आवश्यकता है। 11 मार्च तक एमएलसी नामांकन की अंतिम तारीख है। सपा को 3 एमएलसी सदस्य जीतने के लिए 87 मतों की भी आवश्यकता है। संदीप हमारे साथ इसी खबर पर है। संदीप, पूरी जानकारी आप विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल एमएलसी का चुनाव जो होना है उस चुनाव को लेकर के लगातार भाजपा हो या सपा हो, सभी दोनों की तैयारियां लगातार जो है जोरों पे चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार अपने एमएलसी को जिताने को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगाएगी। यानी कि फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक 3 प्रत्याशी ही समाजवादी पार्टी अपने उतार रही है। जिस तरीके से उनके पास 110 मत हैं तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से 2 मत अगर हम कांग्रेस के अगर मान लेते हैं तो मिला करके 110 मत होते हैं, यानी कि उन्हें 3 प्रत्याशी के लिए 87 वोटों की जरूरत होती है। वो 87 वोटें उनके पास पर्याप्त मात्रा में हैं। हालांकि अभी अगर क्या क्रॉस वोटिंग होती है तो किस तरीके से वो अपने प्रत्याशी को बचा पाएंगे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही साथ में हम 10 अगर हम प्रत्याशियों की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो वो पूरी तरीके से जीतने के लिए पर्याप्त है उनके पास में। तो यानी कि माना जा रहा है कि उनके पास जो बहुबल संख्या है वो पर्याप्त है अपने 10 प्रत्याशी जिताने के लिए और 3 प्रत्याशी जिताने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से प्रयत्न कर रही है। यानी कि अब माना जा रहा है कि जिस तरह एमएलसी के चुनाव को लेकर जो कयास लगाई जा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 11वां अपना प्रत्याशी उतारती है तो उसको कैसे जिताएगी, या फिर समाजवादी पार्टी अपना चौथा प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो कहां से अपनी बहुमत लेकर के आएंगी। तो ये क्रॉस वोटिंग होगी, फिर किस तरह से वोटिंग होती है, क्या फिर से उनके विधायक टूट करके किसी दूसरे पाले में जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन साफ है कि एमएलसी सीटों को जिताने को लेकर के जिस तरीके का कयास लगातार जारी है और लगातार इसको लेकर के मंथन भी चल रहा है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरीके से एक बार फिर से जो है इस एमएलसी सीटों को जिताने को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ताकत लगाएगी और कहीं ना कहीं अब अगर अपने 11वें प्रत्याशी को उतारती है भारतीय जनता पार्टी तो क्या उसको जिताने में कामयाब होगी, यह भी महत्वपूर्ण होगा। या तो ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो अपने 3 प्रत्याशियों में 87 वोट का जो खर्च करेंगे, उसके बाद जो उनके पास वोट बैंक बचते हैं क्या उसको जिताने फिर उससे एक नए उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, तो ये भी बड़ा संशय
समस्या वाली बातें हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी चाहती है कि चौथा उम्मीदवार उतारेंगे मैदान में, लेकिन चौथे उम्मीदवार को जिताने के लिए उनके पास कई वोटें कम पड़ेंगी, तो क्या उन वोटों को वो जोड़ पाएंगे, क्या क्रॉस वोटिंग करा पाएंगे, या फिर समाजवादी पार्टी के पाले से वोट कट के किसी और पाले में जाएंगी। तो ये महत्वपूर्ण होगा। आखिर 13 तारीख को तक समय दिया गया है, 13 तारीख को नामांकन करना है, माफ करिएगा 21 तारीख को नामांकन करना है। 21 तारीख के बाद से स्पष्ट होगा कि कौन से प्रत्याशी मैदान। बिल्कुल संदीप, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया और आप हमारे साथ बने रहिए। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त राजधानी लखनऊ से एमएलसी चुनाव को लेकर के आपको ये खबर बता रहे हैं। सपा एमएलसी चुनाव में नहीं उतारेगी अतिरिक्त प्रत्याशी और सीटों को लेकर के भी बताया जा रहा है कि 10 एमएलसी जिताने के लिए पर्याप्त बहुमत है बीजेपी के पास। और बात करेंगे यूपी में नहीं तजुर्बेदार आईएएस। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, यूपी में डीएम के तजुर्बे वाले आईएएस अफसरों की कमी बताई जा रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 120 आईएएस अफसरों की मांग की है और राज्यों में चुनाव पर्यवेक्षक की ड्यूटी के लिए मांग की गई है। तो डीएम के तजुर्बे वाले आईएएस अफसरों की मांग की जा रही है। यूपी में डीएम के तजुर्बे वाले अफसरों की कमी बताई जा रही है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग की ओर से लिस्ट भी भेजी गई है। चुनाव आयोग की 40 आईएएस अफसरों की लिस्ट फिलहाल भेजी गई है। तो तजुर्बेदार आईएएस अफसरों की मांग की गई है। चुनाव आयोग को 46 आईएएस अफसरों की लिस्ट भेजी गई। यूपी में डीएम के तजुर्बे वाले आईएएस अफसरों की फिलहाल कमी बताई जा रही है, जिसकी मांग की जा रही है। चुनाव को लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग ने 120 आईएएस अफसरों की मांग भी की है। राज्य में चुनाव पर्यवेक्षक की ड्यूटी के लिए भी मांग की गई है। संदीप मिश्रा इसी खबर पर है। संदीप, पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल आगामी लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव को लेके पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षक की आवश्यकता को अगर हम बात करें तो तजुर्बे वाले जो डीएम होते हैं, जिन्होंने डीएम का पदभार ग्रहण किया हो जिले में और उन्होंने बेहतर काम किया हो, और उसको लेकर के अब रिपोर्ट मांगी गई है। 120 अधिकारियों के नाम मांगे गए थे और इस हालांकि विभाग की तरफ से अब तक बात किया जाए तो कार्मिक विभाग की तरफ से मात्र 46 इनाम दे पाए हैं। यानी कि पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ऐसी टीमों का गठन करता है, पर्यवेक्षक के रूप में बनाता है, जहां पर के उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों से भी ऐसे अधिकारियों के नाम मांगे जाते हैं जो तजुर्बे वाले होते हैं, जिन्होंने डीएम के पद पर रह करके कई साल तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। ऐसे अधिकारियों की लगातार जो है चुनाव आयोग तलाश करता है कि चुनाव के समय में किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो, नए ऐसे डीएम आईएएस अधिकारी ना हो जो कभी चुनाव न कवर कराए हों, कभी उन्होंने जो है चुनाव देखे ना हो, तो ऐसे ना हो। यानी कि डीएम का पदभार ग्रहण किया हो, कहीं ना कहीं चुनाव कवर किए हों, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कैसे अपने जिले की जिम्मेदारी जो निभा पाएंगे। तो इसी प्रकार से उन अधिकारियों का चयन होता है, जिसमें 46 नाम अब तक भेजे जा चुके हैं। हालांकि माना जा रहा है तो बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि 46 नामों की अगर हम बात करते हैं तो 120 नाम जो है आयोग की तरफ से मांगे गए थे। ऐसे में अब कम नाम होने की वजह से वो कम नाम भेजे गए हैं। तो हालांकि पर्यवेक्षक जो होते हैं वो पूरे कई राज्यों से मांगे जाते हैं, हर राज्यों से मांग करके तब कहीं जाकर के चुनाव आयोग ऐसे नामों पे संशोधन करता है। उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर आईएएस अफसरों की कमी बताई गई है। नियुक्त एवं कार्मिक विभाग की ओर से लिस्ट भेजी गई है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बैंक कर्मियों के लिए खुशखबरी।
आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बैंक कर्मियों के लिए खुशखबरी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं सीधा गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। का गठन किया गया और यह देश भर के युवाओं को अनुशासन के लिए और एकता के लिए प्रेरित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन होने के साथ ही हमारे युवाओं के लिए इस फील्ड में आकर्षण का और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बना हुआ है। हम सबका सौभाग्य है कि एनसीसी आज के युवाओं के जीवन का हिस्सा बन सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यही विजन है और प्रधानमंत्री जी के इस विजन को मिशन मोड पर लेकर के हम लोगों ने यह निर्णय किया कि अधिक से अधिक युवाओं को हम एनसीसी के साथ जोड़ सके। एनसीसी एकेडमी के माध्यम से उन्हें अच्छा से अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि यहां पे एनसीसी महानिदेशालय ने जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव के अनुरूप जिला प्रशासन ने लैंड उपलब्ध करवाई और अब प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने धनराशि उपलब्ध करवा करके आज इसके शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पे जुड़ रहे हैं। वास्तव में अनुशासन के बगैर जीवन में कुछ नहीं हो सकता और यह अनुशासन जीवन में आत्मानुशासन से पैदा होता है। जो आप बिल करते हैं, जो आपका ये प्रशिक्षण होगा, यह आपको आत्मानुशासन के साथ बांधता है। आत्मानुशासन आपको जीवन भर एक सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक ऐसा मार्ग देगा जो क्रमबद्ध तरीके से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सदैव आपका मार्गदर्शन करेगा और उस मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए, इसकी एक नई पाठशाला के रूप में एनसीसी एकेडमी हमारे एनसीसी के कैडेट्स को सदैव उनका मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करती रहेगी। तो जहां अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए और अनुशासन का हमारे जीवन में, वर्तमान में और भविष्य में क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी लेने का एक माध्यम होगा ये। वहीं एकता के बारे में, सामाजिक एकता का क्या महत्व हो सकता है, इस सामाजिक एकता के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूती बना करके राष्ट्र की अखंडता के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, इसमें भी आपको इस संगठन के माध्यम से एक नया अवसर मिलेगा जानने, सीखने और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। आपने यहां पर देखा होगा लगभग 10 एकड़ लैंड देने के साथ ही 55 करोड़ रुपए यहां पर इस एकेडमी के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी होगा, बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल भी होगा और साथ साथ प्लेग्राउंड भी होगा, शूटिंग रेंज भी होगा और भी अन्य तमाम प्रकार की जो सुविधाएं प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं, उन सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य यहां पर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि गोरखपुर सिटी से एकदम सटा हुआ है, यानी गोरखपुर सिटी अब इससे भी आगे तक बढ़ चुकी है, काफी आगे बढ़ जा चुकी है और यहां पर इस 4 लेन हाईवे से सटे हुए
इतने अच्छे वातावरण में प्रशस्त लैंड आपको यहां पे प्राप्त हुई है। एनसीसी निदेशालय को भी मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। यहां पे अपर महानिदेशक और इस ग्रुप के जो इंचार्ज हैं, यहां पे ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत जी ने, गोरखपुर ग्रुप कमांडर ने इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, ये दिखाता हमें कि हम थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो शासन अपने आप ही उस दिशा में आपको 2 कदम आगे और बढ़कर के सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। पहल किए जाने की आवश्यकता है और आपने पहल की तो उस पहल का परिणाम भी आपको सुखद रूप में यहां पर देखने को प्राप्त हुआ। आज आवश्यकता है हम सब इस बारे में देखें, जैसे सरकार आप पर हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है, ऐसे ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे वह आपकी पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वह आपको जीवन में प्रशिक्षण देकर के एक सही मार्ग की ओर अग्रसर करने का कार्य हो, ये दोनों कार्य आज सरकार पूरी प्रमुखता के साथ करने का कार्य कर रही है। और जीवन के हर एक क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य में इस एकेडमी का अपना महत्व है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और मुझे यह जान करके और ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी 56% से अधिक आबादी ऐसी है जो आबादी कामकाजी है, जिस आबादी के द्वारा अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से प्रदेश और देश के विकास में जो योगदान दे रही है। आप सोचिए, अगर ये 56 से 60% आबादी अनुशासन न मान करके अपने तरीके से आचरण करने लग जाए, समाज की क्या स्थिति होगी। तो इस युवा आबादी के लिए, इस युवा कार्यशील पूंजी को राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाने के लिए जहां एनसीसी का अपना महत्व है, वहीं साथ ही साथ हम सब इस बारे में ध्यान में रखें कि व्यक्ति का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं। अगर वह स्वयं के लिए जी रहा है तो उसका कोई मायने नहीं होता है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए। अपने देश के लिए हम कार्य करें, अपने देश के लिए हम जिएं। हमारा संपूर्ण समर्पण अपने देश के लिए होना चाहिए और यहीं से ही हमारी अनुशासन का जो भाव आपको यहां से प्राप्त होगा, एकता का जो भाव आपको यहां से प्राप्त होगा, उसको हमें राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के साथ, इसी कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। आज आप देखते होंगे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज आप देखते होंगे कि देश की रक्षा की आवश्यकताओं की आपूर्ति, जिसके लिए हमें पहले विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज स्वयं भारत के अंदर उसकी रक्षा की उत्पादन क्षमता को, उन इकाइयों की क्षमता को बढ़ा करके, नई यूनिट बना करके, डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से ऐसे आत्मनिर्भर के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग में हम लोगों को देखने को मिल रहा है और आज दुनिया भारत की हार्ड पावर की भी और सॉफ्ट पावर की भी ताकत को महसूस कर रहा है। एक नया भारत है, तो नए भारत के अनुरूप हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा और मुझे प्रसन्नता है कि आज गोरखपुर में अपने इन हजारों युवा साथियों के लिए एनसीसी एकेडमी, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच, ये 11 जनपद के कैडेट्स न केवल अपना प्रशिक्षण के बाद आगे की ट्रेनिंग लेने के लिए इस एकेडमी का उपयोग कर पाएंगे, बल्कि
इन 11 जनपद हैं, इन 11 जनपदों में 4 जनपद ऐसे हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य इंडिकेटर में जो जनपद पिछड़ गए थे, आजादी के बाद जिन्होंने अपेक्षित विकास नहीं किया, उनमें ये 4 जनपद भी थे। इन्हें आकांक्षात्मक जनपद कहते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये 4 जनपद हैं और मुझे प्रसन्नता है कि एनसीसी एकेडमी और यहां से निकले हुए जो प्रशिक्षित कैडेट्स होंगे, ये इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को एक विकसित जनपद के रूप में विकसित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में अपना योगदान दे पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो पाएगी। आज यह कार्यक्रम यहां प्रारंभ हो रहा है और मैं चाहूंगा कि एनसीसी निदेशालय, शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन तीनों मिलकर के बेहतर समन्वय के माध्यम से एक समय सीमा के अंदर इस एकेडमी के निर्माण के कार्य को हम पूरा करें, जिससे इसका लाभ यहां के छात्र छात्राएं ले सकें। दूसरा, हमारा प्रयास जरूर कुछ चीजों का होना चाहिए। जहां भी हमारी इस प्रकार की एकेडमी में, वहां पर एक तो पूरा हरा भरा वातावरण होना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, क्योंकि प्रशिक्षण कभी कभी भीषण गर्मी में भी हो सकता है। कैंप्स लगते हैं तो उस समय गर्मी भी हो सकती है और उस दौरान शीतलहरी भी हो सकती है। हमें उसकी परवाह नहीं करना है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन सब की परवाह के बगैर राष्ट्र निर्माण के लिए किसी एक अभियान के साथ अगर हमें जुड़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी परवाह के बगैर हम सब अपने आप को समर्पण भाव के साथ उसके साथ जूझ पड़ेंगे। जहां यह भाव हमारे मन में होना चाहिए, हम यह भी तय करें कि इस दौरान हम लोग काफी बनाते समय ही वृक्षारोपण और इस प्रकार के वृक्षों को वहां पर लगाएं जो यहां की वातावरण के अनुकूल होने के साथ साथ प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को अच्छा और उत्तम वातावरण देने में सहभागी बन सके। एक काम होना चाहिए। दूसरा, हमारी एकेडमी का जो क्षेत्र हो उसको प्लास्टिक फ्री करने की दिशा में हमें कार्य करना होगा। पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, वह प्लास्टिक का हो, किसी भी प्रकार की सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का हो, उसके लिए हमें अपनी तैयारी अपने स्तर पर करनी चाहिए और उस प्रकार के मॉडल डेवलप करने चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि जिन संस्थाओं में एनसीसी है, सप्ताह में एक दिन अपनी नियमित ड्रिल के साथ ही एनसीसी के कैडेट स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के साथ भी वहां जुड़े। स्वच्छता, यह स्वच्छता तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव का उत्तम माध्यम तो है ही, उस माटी के साथ हमारी आत्मीयता को जोड़ने का भी माध्यम बनता है। आपने देखा होगा ये जो 11 जनपद हैं, स्वच्छता का क्या महत्व हो सकता है। यह महत्व इंसेफ्लाइटिस पर विजय प्राप्त होना इसका एक उदाहरण है और इसके लिए हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन ने इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी को पूरी तरह नियंत्रित किया। इसलिए जिन भी संस्थाओं में हमारी एनसीसी की यूनिट हो, उन सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि नियमित ड्रिल के साथ हम सप्ताह में एक दिन श्रमदान के लिए 1 घंटा उस पूरे परिसर को स्वच्छता कार्यक्रम के साथ भी जोड़ने का काम करेंगे तो आपके कारण पूरे छात्र और पूरी युवा शक्ति इस अभियान के साथ जुड़ करके स्वच्छता के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में, मदद करने में अपना योगदान दे पाएगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं एनसीसी निदेशालय को, इन 11 जनपदों के एनसीसी के सभी कैडेट्स को, एनसीसी के गोरखपुर ग्रुप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से इस एनसीसी एकेडमी के लिए बधाई देता हूं
और मुझे विश्वास है कि एक समय सीमा के अंदर इसे बना करके हमारे इस 11 जनपद के एनसीसी के कैडेट्स इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने कई विषयों पर बातचीत की है। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं बैंक कर्मियों के लिए खुशखबरी। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले बैंक कर्मियों को तोहफा मिलने जा रहा है। बैंक कर्मियों और अधिकारियों का वेतन 17% बढ़ाया जाएगा। वेतन बढ़ोतरी और 5 दिन बैंकिंग की मांग पर भी सहमति बनी है। तो बैंक कर्मियों की बेसिक सैलरी में 1.5 गुनी बढ़ोतरी भी देखी जाएगी। यूपी के 1 लाख कर्मियों को होगा सीधा फायदा। तो ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है और जल्द ही सरकार के पास से प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। तो यूपी के 1 लाख कर्मियों को सीधा फायदा होता नजर आएगा। बैंक कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो जल्द ही बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। इस वक्त की आपको ये बड़ी खुशखबरी और बड़ी खबर भी बता रहे हैं। बैंक कर्मियों के लिहाज से बैंक कर्मियों और अधिकारियों का 17% तक की वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी और वेतन बढ़ोतरी और 5 दिन बैंकिंग की मांग पर भी सहमति बनी है। संदीप मिश्रा इसी खबर पर है। संदीप, पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी खुशखबरी है उन बैंक कर्मियों के लिए जो लगातार जो है इसकी मांग कर रहे थे केंद्र सरकार से। हालांकि अभी इसका प्रस्ताव जाना बाकी रह गया है, लेकिन साफ बात है कि जिस तरीके से लगातार मांग कर रहे थे और अपने प्रस्तावों को लेकर के लगातार चर्चा केंद्र सरकार से की जा रही थी, ऑल इंडिया बैंक कर्मचारियों की तरफ से ये एक प्रस्ताव भेजा गया था इससे पहले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनकी मांग थी कि हफ्ते में 5 दिन का कार्य हो और लगभग 17% की जो है वो वृद्धि हो हर साल। तो यानी कि जिस तरीके से अब लगातार इसको लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार भी अब बहुत जल्द इन पे जो है अनुमति जारी कर देगी और इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से पारित कर दिया जाएगा। यानी साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव है, दूसरी तरफ सरकार जो है एक बड़ा तोहफा देना चाहती है उन बैंक कर्मचारियों को जो लगातार निरंतर जो है वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उन बैंक कर्मचारियों के कंधों पर काफी ज्यादा बोझ होता है। हालांकि अब सप्ताह में 5 दिन अगर वो वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो एक बेहतर कार्य करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है वो सप्ताह में अब तक जो है 7-6 दिन लगातार काम करते थे और सेकंड सैटरडे को छोड़ करके फिर उन्हें और कोई अतिरिक्त छुट्टी नहीं मिला करती थी। तो यानी कि जिस तरीके से अब उन बैंक कर्मियों के लिए एक राहत भरी खबर है और साथ ही साथ ये खुशखबरी है कि जिस तरीके से उनकी जो सैलरी होगी उसमें इजाफा किया जाएगा, उसमें उनकी वृद्धि। तो निश्चित तो आने वाले समय में एक बैंक कर्मचारियों के लिए बेहतर तोहफा जो है केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा और इसके साथ ही साथ इन प्रस्तावों पर मोहर लगाई जाएगी कि कैसे उन कर्मचारियों को एक बेहतर जिंदगी जीने का अवसर मिल सके। बिल्कुल संदीप, 17% तक की वेतनमान में बढ़ोतरी की जाएगी और अभी इस प्रस्ताव को भेजा गया है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। यूपी के 1 लाख कर्मियों को सीधा फायदा होता नजर आएगा और ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।